हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस पर। और मैं हूं आपका दोस्त जाकिर हुसैन। और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए साइंस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 हम बता चुके हैं, जिसको यूट्यूब यूनिवर्स क्लासेस चैनल पर अपडेट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2, जिसमें हमारा पार्ट 1 में लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हमने चार्ट वाइज बहुत ही ब्रीफली पढ़ लिया था। अब हम एक एक टर्मिनोलॉजी को मीन जैसे डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक एक करके सारी की सारी रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। नाउ स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस चार्ट पर आपका ध्यान एकदम होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज कर इस चार्ट को कॉपी कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारा डाटा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, थर्मल मींस एंडो, एक्सो। यहाँ फिर एंडो को भी और बताया गया है, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आल्सो। क्लियर स्टूडेंट? तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। सबसे पहले इसमें टेक्नोलॉजी हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन की। किसकी? केमिकल रिएक्शंस में बात करेंगे सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन की। टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है सबसे पहले जान लेते हैं। तो आप इस वर्ड को देखिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीन्स एडिशन, मीन्स कंबाइन करना हमें। अब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमारा टॉपिक है, इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। अब किस टाइप की रिएक्शन है? इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर एक सिंगल कंपाउंड या प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले हैं। मीन्स तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे रिएक्शन जिसमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज एक रिएक्टेंट हमारे पास ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, और दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? सी। मीन्स कॉम्बिनेशन के केस में प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, सॉरी रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा? सिंगल। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो या तीन प्रोडक्ट नहीं बन सकते। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें, सिंपली जब एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वाटर। क्या बनाता है? वाटर। ये टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर। क्लियर स्टूडेंट? वहीं पर और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन को बर्न करा रहा है ऑक्सीजन और क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई, या ये बोल दीजिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन हुई और क्या फॉर्म किया इसने? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात की, ये हमारा लाइम, जब इसमें हम वाटर ऐड कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ क्या फॉर्म होती है? एनर्जी। जैसे कि हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, लाइम वाटर के बारे में। मीन्स CaO क्या है? ये चूना पत्थर है, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं बाज़ार में, 8 से 10 या 12 रुपये किलो तक मिल जाते हैं। उसको हमने किसी टब में, बाल्टी में रखा, उसके बाद उसमें हमने वाटर ऐड करा दिया। जब वाटर ऐड कराते हैं तो उसमें कुछ बबल से फॉर्म होते हैं, एनर्जी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है सॉल्यूशन का। तो जब सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम दीवारों पर पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट। क्लियर? और ये एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर?
इट आल्सो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। यहाँ पर हमने पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कई सारे एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। फिर से यहाँ से भी समझ लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके बहुत आराम से पूरे के पूरे टर्म को कॉपी कर लीजिए बहुत अच्छे से। दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 reactants combine with each other to form a single compound or product is called combination reaction। जैसे समझा चुके हैं आपको। यह एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब ऑक्सीजन बर्न कराती है तो क्या फॉर्म होता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या फॉर्म कराता है डियर, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल हम बता चुके हैं अभी। नहीं ये नहीं बताया। कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड फॉर्म है, मीन्स चूना पत्थर हमारा। इसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। ये एग्जाम्पल समझ चुके हैं। ये भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मैग्नीशियम को बर्न कराना है, मीन्स ऑक्सीजन क्या है, जलाने का काम करता है। जलने का काम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम। ठीक, तो क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कई बार वाइवा में आपसे पूछ लिया आता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, पूछ लेता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराने से पहले उसको हम क्लीन क्यों कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्लीन इसलिए कर लेते हैं ताकि मैग्नीशियम के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई है उस लेयर को हटाया जाए, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड आसानी से बर्न नहीं होगा। जब मैग्नीशियम रिबन क्लियर हो जाएगा उसके ऊपर से जो ऑक्साइड्स लगे वो हट जाएंगे। जब फिर आप इसको बर्न कराओगे तो मैग्नीशियम आसानी से बर्न हो जाएगा। क्लियर। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि ये दिए हुए हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब एडअप कराते हैं, कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको गैसेस फॉर्म में कह सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड। गैसेस फॉर्म में इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोराइड, और एसिडिक फॉर्म में कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। के लिए जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा, वहीं पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब मिलेगी तो क्या फॉर्म होगा, अमोनिया। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर। तो ये कई सारी यहाँ पर एग्जांपल्स हमने बताए हैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो आप इसकी डेफिनेशन राइट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर एक एक करके सारे एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए जो बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन था जो हमने यहाँ पर जाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने जान चुके हैं इसको। अब हम जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो जानते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। क्लियर। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किन्हें कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो डिकम्पोजिशन वर्ड से आप समझिए डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब टू बी ब्रेक आउट। डिकम्पोज का मतलब टू बी ब्रेक आउट मीन्स टूटना, टू बी ब्रेक आउट। क्लियर। डिकम्पोज हो रहा है। अब ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, मीन्स डिकम्पोजिशन होगा किसमें, टाइप ऑफ रिएक्शन में। मीन्स डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच a chemical substance can be decomposed or break out। क्लियर स्टूडेंट। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। वहीं पर डिकम्पोजिशन, आप किसी को भी तोड़ोगे, आप ब्रेकआउट करोगे तो एक सिंगल चीज़ होगी। सपोज मैं इसको ही ब्रेकआउट करना चाहता हूँ तो एक सिंगल से मैं 2 फॉर्म कर सकता हूँ, या एक ही सिंगल से 3 फॉर्म कर सकता हूँ। मीन्स डिकम्पोजिशन के केस में एक ही प्रोडक्ट होगा। सपोज यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिया AB, ये हमारा रिएक्टेंट है, और जब हमने इसको ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट करने के लिए जैसे इसको ब्रेक करना है, हम चाह रहे हैं कि इसको मैं ब्रेक कर दूं, तो ब्रेक करने के लिए क्या आपको एनर्जी देनी होगी। अब वो आप एनर्जी कौन सी दे सकते हैं, आप हीट एनर्जी दे सकते हो डिकम्पोजिशन कराने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकते हैं आप डिकम्पोजिशन कराने के लिए, लाइट एनर्जी यूज़ कर सकते हैं डिकम्पोजिशन कराने के लिए, साउंड एनर्जी या प्रेशर एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं डिकम्पोजिशन कराने के लिए। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जब भी आप डिकम्पोजिशन कराएंगे किसी भी चीज़ को, आप इसको तोड़ना चाह रहे हैं, ब्रेकआउट करना चाह रहे हैं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंपल, इसको भी एनर्जी देनी पड़ेगी। मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड सम एनर्जी। क्या रिक्वायर्ड करते हैं, एनर्जी। अब वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो, या लाइट के फॉर्म में हो, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, या प्रेशर के फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो, एनर्जी होगी।
तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, ए और बी में। क्लियर स्टूडेंट। कॉम्बिनेशन के केस में रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट सिंगल बनेगा। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर। तो उसका डिफाइनेशन क्या होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विच कैन बी ब्रेकआउट व्हेन वी सप्लाई एनर्जी। क्लियर। ये रहा हमारा पूरा टॉपिक जिसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा कॉम्बिनेशन में, और डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। कैसे हैं इन्वर्सली, इसमें रिएक्टेंट ऐड होकर क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ सिंगल प्रोडक्ट टूट कर क्या बना रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट टूट के क्या बना रहा है, 2 या 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट। क्लियर। मीन्स ये हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को जब एनर्जी देंगे तो किस में टूट जाएगा, प्रोडक्ट ए और बी में। क्लियर स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने समझे। डिकम्पोजिशन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल अपोजिट है। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के अपोजिट है। एग्जाम्पल इसका, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया, हीटअप किया, मैंने कहा डिकम्पोज कराने के लिए आपको एनर्जी देना है, चाहे वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, आपको एनर्जी देना है। डिकम्पोजिशन तभी होगा जब आप एनर्जी दोगे। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। बड़े बड़े इनके चूने के पत्थर होते हैं जो, उनको बोलते हैं लाइमस्टोन, बड़े बड़े। जैसी सनलाइट पड़ती है, सनलाइट से इनकी जो चट्टानें होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, वो हीटअप होती हैं, उनमें ब्रेकआउट होने लगता है। और ब्रेकआउट के बाद छोटे छोटे पार्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो जाती है। क्लियर, जिसको हम बोलते हैं क्विकलैम। अगला है पोटेशियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया, ये सॉलिड फॉर्म में अभी, तो क्या मिला हमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन फॉर्म हुई। Decomposition reaction takes place only when some energy supplied to the substance. So it is of mainly 3 types. कितने टाइप की होगी, मीन्स एनर्जी तो कई टाइप से दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमने 3 टाइप के बताए यहाँ पर आपको। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से, हीट से। थर्मल जहाँ वर्ड आ जाए इसका मतलब सीधे से समझना कि टेम्परेचर से है या हीट से है। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन डिकम्पोजिशन होगा रिएक्शन का, लेकिन कौन सी एनर्जी यूज़ करेंगे, हीट एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो से आप समझ रहे हैं कि हमें कौन सी एनर्जी देना है यहाँ पर, यस ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो जहाँ भी वर्ड आ जाए इसका मतलब सीधे से आप समझना, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, मीन्स डिकम्पोजिशन करेंगे बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। लाइट इज अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर, बट आ एनर्जी। अगला टॉपिक है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट देकर, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थर्मल डिकम्पोजिशन पहले टाइम में पढ़ने आ रहे हैं, पर थर्मल मीन्स हीट या टेम्परेचर, मीन्स अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस बाय यूजिंग हीट एनर्जी, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं, थर्मोलाइसिस एक ही बात है। आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलिए या थर्मोलाइसिस रिएक्शन बोलिए, एक ही बात है। लाइसिस मीन्स भी ब्रेकआउट होता है और डिकम्पोजिशन मीन्स भी ब्रेकआउट है। थर्मोलाइसिस या थर्मो डिकम्पोजिशन एक ही बात है। जैसे यहाँ पर आयरन सल्फेट है सॉलिड फॉर्म में, इसको जब हम स्ट्रांगली हीटअप करते हैं, बहुत ज़्यादा हीटअप करते हैं, इसको आयरन सल्फेट को, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्लियर, जो डर्टी वाइट कलर का होता है, मतलब मटीले कलर का होता है, मिट्टी की तरह। क्लियर, जब बहुत ज़्यादा हम हीटअप करते हैं इसको स्ट्रांगली, तो बनता है आयरन ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ लीजिए आप, फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। फेरस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी आयरन की 2 है और यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, 3। क्लियर, तो बड़ी वैलेंसी वाले को हम इक लगा के बोलते हैं और छोटी वैलेंसी वाले को अस लगा के बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर वैलेंसी 2 है इस आयरन की, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 इसलिए 2 है,
आयरन की 2 वैलेंसी होती हैं, एक 2 और दूसरी 3। तो छोटी वैलेंसी वाले को हम बोलते हैं अस लगा के मीन्स फेर अस, और बड़ी वैलेंसी वाले बोलते हैं इक लगा के मीन्स फेर रिक। क्लियर स्टूडेंट? ओके। इसी में अगला टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इलेक्ट्रोलाइटिक बोलिए या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलिए, एक ही बात है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉजेज बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस, मीन्स by means of electricity is called electrolytic और electrolysis reaction। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट को डिकम्पोज कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एज आ एनर्जी यूज़ करते हैं, तो ऐसी सभी रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दिया हुआ ये हमारा वाटर है। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वाटर 2 आयन से मिलकर बनाता है, एक तो ऑक्सीजन आयन और दूसरा हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आयन, तो अपने आयन्स में ब्रेकआउट हो जाते हैं, मीन्स हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं। इसको हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केस में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटो का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, लाइट से। फोटो मीन्स लाइट, जहाँ भी फोटो वर्ड आएगा मीन्स फोटो एनर्जी, फोटोन एनर्जी, इसका मतलब भी लाइट एनर्जी। फोटो जहाँ वर्ड आएगा इसका मतलब है लाइट, मीन्स फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट बाय यूजिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। क्या काम ने? आप फोटो डिकम्पोजिशन कहिए, फोटोलाइसिस एक ही बात है। मीन्स लाइसिस मीन्स डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन मीन्स लाइसिस। क्लियर? दीज 2 वर्ड्स आर सिनोनिम विद ईच अदर। एग्जाम्पल दिया हमने, हाइड्रोजन आयोडाइड हमारी गैस है, लाइट यूज़ कर रहे हैं। जब लाइट हाइड्रोजन आयोडाइड के गैसेस सोल्यूशन पे पड़ता है तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका अगला एग्जाम्पल है अर्जेंटम ब्रोमाइड, बोलो इसको, सिल्वर ब्रोमाइड, एक ही चीज़ है। जैसे इस पर हम लाइट डालते हैं तुरंत ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाती है। इस रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। किस में यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी। फोटो के लिए करते हैं, लाइट पड़ती है तुरंत ब्रेकआउट हो जाता है वहाँ पर एलिमेंट्स का। क्लियर? अगला टॉपिक है हमारा थर्मल केमिकल रिएक्शन। अब थर्मल की बात हम कितनी बार कर चुके हैं। थर्मल मीन्स ऐसी रिएक्शन जो हीट एनर्जी पर डिपेंड करती हैं, जो हीट एनर्जी सप्लाई करने पर होती हैं, तो ऐसी सभी रिएक्शंस को हम थर्मल केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। रिएक्शंस विच कैरीड आउट बाय मीन्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, मीन्स ऑफ हीट एनर्जी कॉल्ड थर्मल केमिकल रिएक्शन। थर्मल केमिकल रिएक्शन 2 तरीके से होती हैं। एंडोथर्मिक मीन्स डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलते हैं। ये बात अभी नोट करके रखना, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी हम प्रूव करेंगे कि डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक एक ही है। क्लियर? एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, जिसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो ऐसी सभी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। मीन जितने एग्जाम्पल, जो भी थ्योरी आपने डिकम्पोजिशन में लिखी है, वो सब के सब आप एंडोथर्मिक में यूज़ कर सकते हैं। एंडोथर्मिक, इसमें क्या बात करते हैं हम कि डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टेक्स प्लेस इन 2 or more than 2 parts व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड। क्लियर? यहाँ पर हम क्या कहेंगे, these such type of reactions in which supply of energy is the main factor to doing the chemical reaction। ब्रेकआउट की बात कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स डिकम्पोजिशन का पूरा मैटर आप एंडोथर्मिक में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन 3 टाइप का है। मीन्स एंडोथर्मिक भी सेम है वही। क्लियर? जैसे हीट देकर करा सकते हो आप, लाइट एनर्जी देकर करा सकते हो आप, और इलेक्ट्रिक एनर्जी या साउंड या प्रेशर एनर्जी से भी रिएक्शन कराई जाती है। तो सब किसके एग्जांपल हैं? एंडोथर्मिक के। क्लियर? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर आल्सो 3 टाइप्स सच एज थर्मल एनर्जी, थर्मल केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन,
इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर, ये और ये सेम है। बात करते हैं यहाँ पर एक्सोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक की हम बात कर चुके हैं, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक की है, एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं भैया? एंडो का मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो एक्सो का मतलब एक्सो मीन्स निकलना, एंडो मीन्स देना, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही मीन्स एनर्जी देनी पड़ रही है, तो एक्सो का मतलब एनर्जी मिलेगी, मीन्स सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिनके कंप्लीट होने पर एनर्जी मिलती है। दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस विच गिव्स एनर्जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से, अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज लाइब्रेटेड मीन्स निकलना, या गिवन आउट कह दीजिए, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भैया ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होते ही एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसी सभी रिएक्शंस को हमको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे यहाँ पर समझाया गया, एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कार्बन को जब बर्न करता है ऑक्सीजन, मीन्स ये जलेगा और ये ऑक्सीजन उसको जलाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा आग बुझाने वाला। ये आग जलाने का काम कर रहा है, ये जलने का काम कर रहा है, तो कैसा प्रोडक्ट मिला? आग बुझाने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है आग बुझाने के लिए, और प्लस ये क्या दे रहा है? एनर्जी। क्या दे रहा है? एनर्जी। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एनर्जी मिल रही है। देखिए आप, क्या मिल रही है? एनर्जी। वहीं पर हम बात करें, ये हमारा मीथेन गैस क्या है? मीथेन गैस ऑक्सीजन जला रहा है, मीथेन गैस को जल कौन रहा है? मीथेन गैस। तो क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये भी आपको बुझाता है, H2O ये भी आपको बुझाता है, दोनों ही आपको बुझाते हैं। क्लियर। तो इस बेस पे मैंने आपको समझाया था कि जो रिएक्टेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रोडक्ट से अलग होती हैं। मीन्स द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शंस में। और क्या दे रहा है ये साथ में? एनर्जी। तो इस टाइप के रिएक्शंस क्या है? एक्सोथर्मिक। इस एग्जाम्पल की बात तो हमने काफ़ी बार की है। ये हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लाइम बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वाटर ऐड कराया तो क्या कराते हैं? एनर्जी रिलीज कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। क्लियर स्टूडेंट। बात करते हैं अगला टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिसमें टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मेरे प्यारे दोस्तों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस और उनके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। डीकम्पोजिशन या एंडोथर्मिक एक ही बात है, उनके टाइप्स जरूर पढ़ के जाइएगा अच्छे से। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस इस पर भी आ जाती हैं, बड़ी बड़ी रिएक्शंस आ जाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट से आप समझ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक कोई बंदा, सपोज ये कोई ए है, यहाँ पर कोई बी है सी के साथ में। किसके साथ में? बी बैठा सी के साथ में। ठीक। ए ताकतवर है और बी कमज़ोर है, सी के साथ में बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा? ए इसके पास आएगा और बी को यहाँ से हटा देगा, क्योंकि ए ताकतवर है, बी कमज़ोर है, तो बी को हटा देगा और खुद सी के पास जाकर बैठ जाएगा और बी बेचारा अकेला रह जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ताकतवर एलिमेंट किसी कमज़ोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस करा देता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज आप बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, क्लियर, आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, वहीं पर आ गए कोई पावरफुल बंदा। सपोज आप मान लीजिए हमारे इंडिया के सबसे पावरफुल इंसान है श्रीमान मोदी जी। मोदी जी आ गए, आप यहाँ बैठे हुए हैं चेयर पे, तो मोदी जी आ गए, अब आपसे वो कहेंगे कि हटो, आप तुरंत वहाँ से हट जाओगे, क्योंकि मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं, और आपके पास उतनी पावर नहीं है। तो मीन्स पावरफुल का मतलब हैवी रिएक्टेंट और लो पावर का मतलब लेस रिएक्टेंट। ए यहाँ पर हैवी रिएक्टेंट एलिमेंट है और बी यहाँ पर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो एक ताकतवर क्या करेगा? कमज़ोर को वहाँ से हटा देगा, खुद उसके पे जाकर लग जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ओके। समझते हैं यहाँ पर, a reaction in which one part of a molecule is replaced by another is called substitution reaction। मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा,
क्योंकि रिएक्शन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन और एक्सप्लेन द टर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सोचते रह जाएंगे एग्जाम में कि सर ने तो हमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई थी, सब्स्टिट्यूशन कौन सी रिएक्शन है, ये तो कोई टाइप पढ़ाया नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी वही होता है। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते खेलते किसी एक खिलाड़ी के चोट लग गई, तो उसकी जगह पर दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट खेल सकता है, समझ रहे हैं ना, उसकी जगह पर। तो डिस्प्लेस कहिए सब्स्टिट्यूट कहिए, एक ही बात है। क्लियर, ध्यान रखिएगा एक एक बात को। ए ने बी को हटाया, उसकी जगह पर जाकर लग गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको तभी आएंगी, कब आएंगी, आपको तभी आएंगी जब आपको पता होगा कि कौन सा एलिमेंट ताकतवर है और कौन सा एलिमेंट कमज़ोर है। अब ये सब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कमज़ोर है, कौन सा एलिमेंट ताकतवर है? तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा एलिमेंट ताकतवर होता है, कौन सा कमज़ोर। अब फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नज़र फिर से डाल लीजिए आप। क्लियर, ये बनी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। क्या ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें ऊपर से नीचे जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी घट रही है और नीचे से ऊपर जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ रही है। मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंटियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, इस तरीके से सब दिए हुए हैं। तो आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पूरी टेबल को फॉर्म कर लीजिए अपनी कॉपी पे। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ये पूरा टेबल तैयार है। इसमें हमने सीरियल नंबर बताया, ये हमारे नेम ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये उसके सिंबल्स हैं, यहाँ वैलेंसी बताई है और ये हमारे उनके आयन्स, और यहाँ बताया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पूरे को राइट कर लीजिए, क्योंकि इसका आना आपको इसके बारे में पता होना, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके हम रिएक्शंस नहीं। जी हाँ, आप आराम से इस पूरे टेबल को वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी कर लीजिए। क्लियर, इसका पूरा पार्ट आराम से देख लीजिए। यस, ये इसका पूरा पार्ट। क्लियर स्टूडेंट, आप आराम से वीडियो को रोककर पूरा टेबल फॉर्म कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको इनके रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाती है तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप रिएक्शंस करना सीख जाओगे, कितने प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं आपको ये पता चल जाएगा, इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं ये पता चल जाएगा। आपको नहीं पता चल सकता, हम बताते हैं कैसे। सर कैसे पता चलेगा कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं और क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ये कैसे पता चल सकता है? देखिए, इस रिएक्टिविटी सीरीज से क्या 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 फ़ायदे हैं, देखते रहिएगा आप इसको ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, ये रहा रिएक्टेंट तो देगा ना एग्जाम में। ओके, हमारे पास रिएक्टेंट दिया है यहाँ पर CuSO4 प्लस आयरन। कौन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर? आयरन। अब क्या बनने वाला है? अब सर हमें क्या पता क्या बनने वाला, बताइए। तो मुझे भी नहीं पता, मुझे कौन बताएगा क्या बनने वाला है? मुझे बताएगा ये रिएक्टिविटी सीरीज कि क्या बनेगा। इसको देखिए ज़रा रिएक्टिविटी सीरीज को, पोटेशियम ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ आयरन और कॉपर का केस लेते हैं। अब जो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो हैवी रिएक्टिव और जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव। तो कॉपर ये रहा, आयरन कहाँ है? आयरन आयरन आयरन, ये रहा। तो आयरन कॉपर से ऊपर है, मीन्स आयरन ज़्यादा ताकतवर है, आयरन हैवी रिएक्टिव है। तो जब ये ताकतवर है तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद उसकी जगह पर जाकर लग जाएगा और क्या बनाएगा? FeSO4। क्या फॉर्म कर लेगा? FeSO4 और कॉपर यहाँ आ जाएगा अलग। क्लियर, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको अगर ये पता नहीं है बच्चों कि कौन एलिमेंट किस एलिमेंट से ज़्यादा ताकतवर है, तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। क्लियर, ओके। वहीं पर हम बात करते हैं, अगला एग्जांपल हमारे पास कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम जिंक से। किससे कराते हैं? जिंक से। फिर से आ जाइए रिएक्टिविटी सीरीज पर। अब एग्जाम में तो ले जाने को मिलेगी नहीं है, तो आपको याद ही करना है। ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। तो कॉपर से बहुत ऊपर है जिंक, मीन्स ये आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा ताकत से कॉपर को हटाएगा। क्या चला यहाँ से और खुद उसके जाकर लग जाएगा
क्या बनाएगा, ZnSO4, अब प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है, हमें पता है कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, तो हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। ओके। आप इस पूरे जो हमने यहाँ पर विस्तार से बताया है, एक्सप्लेन किया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को विद एग्जांपल्स, तो आप डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए और साथ ही साथ इसके जो हमने ये एग्जांपल दिए हैं इन सारे एग्जांपल्स को भी कॉपी कर लीजिए। और जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको यहाँ भी मैंने बताने की कोशिश की है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस रेंज में ये हमारी पूरी टेबल बनी हुई है। तो आप इससे भी सीख सकते हैं कि कौन सा मेटल किस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर स्टूडेंट। बात कर लें थोड़ी सी हेलोजन ग्रुप की। तो हेलोजन ग्रुप में क्या होता है, फरा कर्व रेली आई मीन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है हमारा, जिसमें सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा ताकतवर, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव। मीन्स जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव होगा, उससे नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव होगा। मीन्स नीचे से हेलोजन ग्रुप में नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी घटेगी। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स के केस थे, यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स के केस भी हैं। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हो रही क्लोरीन से। अब आप यहाँ से देखिए, ब्रोमीन ज़्यादा ताकतवर है क्लोरीन, यस आप लोग सीख चुके हैं। ब्रोमीन से क्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है, तो क्लोरीन क्या करेगी, ब्रोमीन को हटा देगी, कहेगी हट, और उसे हटा देगी वहाँ से, और खुद उसकी जगह पर जाकर लग जाएगी और क्या बनाएगी, पोटेशियम क्लोराइड। अब ब्रोमीन अलग हो गया। सेम यार यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो आयोडीन से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो क्लोरीन यहाँ भी आयोडीन को हटाएगी, खुद इसकी जगह पर जाकर लग जाएगी, क्या बने, फॉर्म करेगी पोटेशियम क्लोराइड। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से अपने नोट्स पर कॉपी कर लीजिए, पूरे टर्म को, इस पूरे पेज को। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सारा डाटा कॉपी कर लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स ऐसा भी डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी हमने पढ़ा कि सिंगल एलिमेंट किसी दूसरे सिंगल एलिमेंट को उसकी जगह से हटा रहा था, मीन डिस्प्लेस कर रहा था। अब ऐसा डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे कि जिसमें दोनों ही एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे और डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब क्यों करते हैं भैया, आखिर डिस्प्लेसमेंट होता है क्यों है, क्यों करता है वो, तो इसका रीज़न ये नहीं कि रिएक्टिविटी ज़्यादा तभी वो रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, पड़ोसी भी चाहता है कि हाँ ज़्यादा ताकतवर मेरे पास आए। जैसे हमने इसकी बात की थी, फिर भी थोड़ी सी बात यहाँ भी कर लेते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम जानते हैं HCl ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड के फॉर्म में। क्लियर। हाइड्रोजन क्लोराइड एक हमारा कंपाउंड है, क्लियर, जिसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की होती है -1। इन ये दोनों आयंस मिलते हैं तो HCl फॉर्म होता है, ये सब जानते हैं। क्लियर। कैसे फॉर्म होता है समझ लीजिए, ये फॉर्म होता है शेयरिंग के थ्रू। एक हाइड्रोजन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, और शेयरिंग हो गई। अब शेयरिंग कैसी होती है, जैसे आपने कोई चीज़ लेना 100 रुपये की, आपके 50 हैं, दूसरा आपको मिला, उसे भी वही चीज़ चाहिए, उसने 50 रुपये दिए। अब आपको 50 रुपये देकर मिल गई एक चीज़। अब जो ये ए है और ये बी है, अब बी ने कहा मुझे आधा दे दो। अब ए ने क्या कहा, इस ए ने आधे से ज़्यादा अपने पास रख लिया और आधे से कम बी को दिया, तो बी क्या सेटिस्फाई रहेगा। अब बी इससे बार बार कह रहा है मेरा आधा पूरा करो, मेरे पास आधे से कम है, तो ए भी परेशान हो रहा है कि ये मुझसे बार बार कह पड़ा है कि मुझे और दो और दो। क्लियर। सेम केस यहाँ पर है, ये दोनों शेयरिंग का मतलब पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, लेकिन बहुत अच्छे पार्टनर्स नहीं हैं, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से हमेशा। ये रहा हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका आउटरमोस्ट शेल का। ये लोग क्या करते हैं आपस में इस तरीके से साझा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा साझा नहीं तो बराबर का। कैसा होता है, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो क्लोरीन इसको टाइटली अपने पास बॉन्ड कर लेता है, हाइड्रोजन से दूर हो जाता है। अब क्या है, वही साझे वाली बात कि इसके पास आधा सामान आ गया, या इसके पास आधे ज़्यादा, इसके पास आधे से कम है, तो बार बार कह रहा है भैया मेरा आधा पूरा करो, और ये करना नहीं चाह रहा क्योंकि ये आधा दे देगा
मीन्स अगर पूरा आधा इसको दे देगा तो उसको आधे की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसको आधे से ज़्यादा ही ज़रूरत है। ऐसे क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन क्या करता है, इसको अपने पास रखता है, अपने ज़्यादा नियर रखता है, और हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है। तो हाइड्रोजन कहता है कि यार शेयरिंग तो है, मेरी पार्टनरशिप तो है, लेकिन जितनी कमाई होती है उस कमाई का ज़्यादा भाग तो क्लोरीन ले जाता है, मुझे तो थोड़ा बहुत मिलता है, बस नाम का है शेयरिंग, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्लोरीन कहती है यार ये पार्टनर अच्छा नहीं है, मुझे ज़रूरत है इतने की, मैं उतना ही तो रखूँगा। ये बार बार मुझे टोकता है कि मुझे और दो मेरे पास करो इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या है, तुरंत हमने इसकी रिएक्शन जैसी इसके पास हम लेके आए सोडियम। अब सोडियम के ऑटोनोमस सेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या कहता है, सोडियम कहता है भैया मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसको परेशानी हो वो मुझसे एक इलेक्ट्रॉन आके ले ले। अब यहाँ आधा आधा मिल रहा था, क्लोरीन को आधे से ज़्यादा मिल रहा था, मीन्स पूरा यहाँ नहीं मिल रहा है। अब सोडियम पास पूरा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको, तो सोडियम तुरंत क्लोरीन क्या करता है, भागकर इसके पास जाता है। अब सोडियम खींच रहा है या क्लोरीन बुला रहा है, क्लोरीन उधर जा रहा है, सोडियम बुला रहा है, एक ही बात है। क्लोरीन को उधर जाना या सोडियम को बुलाना एक ही चीज़ है, कि सोडियम भी चाह रहा है मेरे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले और ऑक्टेट लॉ फॉलो हो जाए, और क्लोरीन चाह रहा है मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरा ऑक्टेट लॉ फॉलो हो जाए। तुरंत क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन सोडियम पास आ जाता है, फॉर्म होता है यहाँ पर NaCl, और हाइड्रोजन बच जाता है। क्लियर, और ये बनाता है हाइड्रोजन गैस। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें ज़रूरी है कि मेटल्स ही रिमूव कराते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, हैवी रिएक्टिव नॉन मेटल्स, वो भी हैवी रिएक्टिव मेटल्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हर एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि स्टेबिलिटी बेकार हो जाए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर है, बात करते हैं। अ रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयन्स इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक हमारे पास कंपाउंड है AB, दूसरा है CD। अब A ज़्यादा ताकतवर है C से, क्लियर, तो A क्या करेगा, C को यहाँ से हटा देगा, खुद इसके जाकर लग जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, AD। अब C की जगह जो खाली A ने C को हटाया तो A की जगह खाली हो गई। अब A की जगह खाली, तो B क्या कह रहा है C से, भैया तू मेरे पास आ जा। तो B ने C को अपने पास बुला लिया और क्या फॉर्म किया, नया कंपाउंड CB। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयन्स का। क्या ये, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स, कि इसने इसको आयन दिए, इसने इसको आयन दिए, और आयन एक्सचेंज की वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिल गई। अब डबल डिस्प्लेस को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दोनों कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, म्यूचुअली कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एग्जाम्पल क्या इसका, बेस्ट एग्जाम्पल है ये, अर्जेंटम नाइट्रेट मीन सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है, या NaCl ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है। तो क्या फॉर्म हो रहा है, NaNO3 और AgCl। अब आपको ये तो पता है कि क्या फॉर्म होने वाला है, मैं बता चुका हूँ, आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होनी चाहिए। यहाँ पर सिल्वर सोडियम से कम रिएक्टिव है, सोडियम दूसरा नंबर पे आता है, हैवी रिएक्टिव एलिमेंट। तुरंत सोडियम सिल्वर को यहाँ से हटाएगा और उसकी जाकर लग जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, सोडियम नाइट्रेट। अब Ag यहाँ से निकल गया, सोडियम की जगह खाली हो गई, तो Ag इसकी जगह जाकर लग जाएगा, फॉर्म करेगा सिल्वर क्लोराइड। क्लियर, यही हमारी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एग्जांपल देता हूँ प्रेसिपिटेशन के ही होते हैं, मीन दोनों सेम है, बस डेफिनेशंस अलग अलग हैं। तो हमें कैसे पता चलने वाला कि जब दो एक्वा सोल्यूशंस मीन सॉल्ट सोल्यूशन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट एक्वस होगा, कौन सा प्रोडक्ट सॉलिड होगा, मीन्स प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता, ना ही गैस की फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है। क्लियर, प्रेसिपिटेट मीन्स वेस्टेज मटेरियल जो किसी सोल्यूशन में उसके निचले सरफेस पर बैठ जाता है, रुक जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, Ag यहाँ पर लेस रिएक्टिव है, सोडियम हैवी रिएक्टिव है, तो हैवी रिएक्टिव वाले मोस्टली एक्वस सोल्यूशन ही फॉर्म करते हैं और लेस रिएक्टिव वाले सॉलिड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड किसके साथ बना है, लेस रिएक्टिव वाले के साथ। हैवी रिएक्टिव ने क्या फॉर्म किया, एक्वस सोल्यूशन, मीन्स हैवी रिएक्टिव वाले एक्वस सोल्यूशन फॉर्म करेंगे और लेस रिएक्टिव वाले क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म करेंगे। जैसे सोल्यूशन है हमारा किसी बाल्टी में भरा हुआ, ठीक, ध्यान रखिएगा, किसी टब में सोल्यूशन फिल है हमारा और उसमें कोई भी हमने डस्ट पार्टिकल रख दिए, तो डस्ट पार्टिकल कहाँ जाएंगे, डाउन सरफेस पर। कहाँ, डाउन सरफेस पर। तो कैसे आएंगे, बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, जैसे उनमें एनर्जी है ही नहीं। अब एनर्जी नहीं का मतलब इस तरीके से आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो लेस रिएक्टिव हैं। कैसे हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये एक एग्जाम्पल था।
यहाँ बात करते हैं हम बेरियम क्लोराइड, जो एक्व सोल्यूशन है, मीन सॉल्ट सोल्यूशन है, ये भी सॉल्ट है। अब दोनों सॉल्ट मिल रहे हैं तो एक सॉल्ट बनने वाला और एक सॉलिड फॉर्म बनने वाली है। तो देखते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टिव है और बेरियम लेस रिएक्टिव है। तो क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन और बेरियम का डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम सल्फेट। क्लियर। सेम यहाँ पर और भी कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको 1 बाय 1 अपनी कॉपी पर वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके सारे डाटा को एक एक करके कॉपी कर लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कह दिया यहाँ पर। क्लियर। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस या वेस्टेज मटेरियल। अरे भैया, किसी भी एक्वस सोल्यूशन मतलब समझते हैं आप, सोल्यूशन विद वाटर, जैसे सॉल्ट को वाटर में ऐड करा दिया तो वह एक्वस सोल्यूशन बन गया, शुगर को वाटर में ऐड कराया, शरबत बनाया, सिरप बनाया, तो वो भी क्या है, एक एक्वस सोल्यूशन है। मीन्स एक्वा मीन्स वाटर। क्लियर। तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होगा, इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल होता तो मिक्स हो जाता ना, उसमें घुल जाता, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इनसॉल्युबल सब्सटेंस या वेस्टेज होता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। 2 से 4 5 नंबर तक का इससे पूछ लेता है, हर साल टॉपिक ही आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से कुछ ना कुछ आता है हर साल। क्लियर। तो समझ लेते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इसको कि आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या चीज़। क्लियर स्टूडेंट। ओके, तो जानते हैं क्या चीज़ है ये ऑक्सीडेशन। क्या है ये, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के वर्ड से आप समझते होंगे कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीडेशन किससे क्या समझा रहा हमें, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, एडिशन मीन्स ऑक्सीजन का एडिशन। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये इसने क्या फॉर्म किया, AO2। क्या फॉर्म किया, AO2। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन जला रही है तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसमें, कार्बन में कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रही है, इसको हमने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था। तो क्या फॉर्म करेगा ये, CO2 गैस। मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, ऑक्सीजन में, तभी तो फॉर्म हुआ CO2। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता तो CO2 भी फॉर्म नहीं होता। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके साथ साथ ही रिएक्शन होती है दूसरी, रिडक्शन। कौन सी होती है, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट। अब रिडक्शन का मतलब समझ रहे हो, रिडक्शन रिड्यूस्ड, किसी को रिमूव करना। रिडक्शन का सिनोनिम है रिमूव, रिडक्शन का सिनोनिम है रिमूव, मीन्स रिमूव करना। क्या रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन। दोज प्रोसेसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। मीन्स सिंपली ऐसी रिएक्शन जिनसे ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो ऐसी सभी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ये हमारा कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। इसकी रिएक्शन कर रहा है ना हाइड्रोजन गैस से, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म करेगा कार्बन प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के पास ऑक्सीजन था, अब कार्बन से ऑक्सीजन निकलकर किस में चला गया, हाइड्रोजन के साथ, तभी तो H2O फॉर्म किया। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। क्या बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया कॉपर में। क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया कॉपर में। क्लियर। इसको कई तरीके से समझाता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। जैसे इसका अगला फॉर्मेशन है कि अब यही मतलब नहीं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी तभी पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है या कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिडक्शन का मतलब यह नहीं है कि ऑक्सीजन ही रिमूव होगी या किसी और फैक्टर से रिडक्शन नहीं हो सकता, तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। अगला फैक्टर है हाइड्रोजन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिन रिएक्शंस में
हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जिनसे हाइड्रोजन रिमूव होता है उन रिएक्शंस को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन एलिमेंट ऐड होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। मीन्स पहले ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा था, मीन्स रिमूवल हो रहा था यहाँ पर, अब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। क्लियर? तो इनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी रिएक्शन कराया हमने ब्रोमाइन से, और तो क्या फॉर्म हुआ हमारे पास फॉर्म हुआ हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर गैस यहाँ मिल गई। तो यहाँ से देखिए ये था हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकलकर चला गया, मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन। क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सल्फर का, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? अब ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, देखिए ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन। मीन्स इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है एक साथ, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिनकी हम बात करेंगे, बहुत एक्सप्लेन करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? इसका तीसरा फैक्टर है, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को उनके इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस के बेसिस पर भी समझ सकते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है एलिमेंट से, तो हम कहते हैं उस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो हम कहते हैं उस एलिमेंट का रिडक्शन हो गया। मीन्स दोज रिएक्शंस इन विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स वन और मोर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऐसी सभी रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऐसी सभी रिएक्शन जिनमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग होता है तो ऐसी सभी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट? इनको अच्छे से हम समझ चुके हैं, तीनों फैक्टर्स। ठीक है, यह हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, रिडक्शन का मतलब है कि हमने रिडक्शन से हमारा RED आ गया और ऑक्सीडेशन से OX आ गया, तो क्या बना? रिडॉक्स। मीन्स रेड प्लस ऑक्स, क्या बना? रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? इसका डाटा यहाँ पर पूरा लिखकर हमने दिया आपको, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पूरा डाटा कॉपी कर लीजिए। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन यहाँ दिया, 3 तरीके से आप समझाया गया। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? रिडक्शन में द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, क्या बना रहा है? कॉपर। तो ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा तरीका क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल के कहाँ गया? ब्रोमाइड के साथ, और सल्फर बच गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ ब्रोमीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्लियर? इससे भी समझ सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्लोरीन से की तो क्लोरीन से क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन। तो आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट या सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? जैसे कॉपर का, यहाँ पर कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कॉपर आयन बन गया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। क्लियर? जैसे सोडियम था, सोडियम Na, इसके ऑटोमोल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर आ जाएगा 1 चार्ज पॉजिटिव में। इसका मतलब है जैसे Na+ देखोगे आप तो तुरंत कहोगे कि इसने अपने ऑटोमोल सेल का 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, मीन्स रिमूव हो चुका है यहाँ से। क्लोरीन, जिसका ऑटोमोल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो जैसे ही कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज तुरंत आ जाएगा। अगर आपको कभी भी माइनस लग के पता चलता है तो आप समझिए कि जितने आयन्स लगे हुए हैं उतने उसने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं।
ठीक है। जैसे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तुरंत इस पर क्या आ जाएगा, क्यूप्रस आयन। क्या आ जाएगा, क्यूप्रस आयन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया यहाँ पर। ऐसे ही हमारा फेरस आयन है, ठीक। फेरस आयन से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक आयन में, क्योंकि 1 निकल गया तो एक और बढ़ जाएगा यहाँ पर +3। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, मीन्स लॉस 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पर रिडक्शन में ऐसी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं एक ही एक से ज़्यादा, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे सोडियम आयन था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर से सोडियम बन गया। फेरिक आयन था, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर से क्या बन गया, फेरस आयन। इसके और सारे कई सारे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, आप खुद भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं इसके। A substance which causes addition of oxygen or removal of hydrogen from other substances called oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ भैया, ये ऐसे एजेंट होता है। एजेंट का मतलब आप समझ लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो, जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन करा नहीं पा रहे हो आसान से, तो दूसरा व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा मैं ऑक्सीडेशन करा दूंगा बहुत जल्दी, मुझे आता है ऑक्सीडेशन कराना। तो आपने कहा ठीक है कर दो, तो उसने ऑक्सीडेशन करा दिया फटाफट। तो ऐसे ही सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं, तो ऐसे सभी केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प टू कैरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं। समझ पा रहे हैं आप, फिर से समझ लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कराने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन और तेज होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे सभी केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको दिए हुए हैं जो आपके 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपको याद रहने चाहिए सारे। ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरीन, HNO3, नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या KMNO4, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पोटेशियम परमैंगनेट, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2, ये दोनों बहुत यूज़ होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। वहीं पर हम समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे जब ऑक्सीडाइजिंग है, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी समझते हैं। दोज केमिकल सब्सटेंस बाय विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। भैया ये भी केमिकल सब्सटेंस है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये क्या कराते हैं, ये रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप रिडक्शन कराना चाह रहे हैं लेकिन आप रिडक्शन करा नहीं पा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा भैया मुझे रिडक्शन बहुत अच्छी तरीके से आता है, मैं इसको रिड्यूस करा दूंगा यहाँ से, ठीक, मीन्स ऑक्सीजन को रिमूव करा दूंगा, हाइड्रोजन को ऐड करा दूंगा, ठीक। तो आपने कहा ठीक है भैया तू करा दे, तो उसने फटाफट से रिडक्शन करा दिया, तो उस आदमी को हम कहेंगे केमिकल सब्सटेंस मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी भी रिडक्शन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं या रिडक्शन रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन, ये सब क्या हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा बहुत अच्छे से इसको आप अपनी कॉपी पर, पहले तो आप इसको पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद सारे डाटा को आप कॉपी कर लीजिए 1 बाय 1, और कॉपी करने के बाद आप आराम से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट, थिंक आप सभी लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टर्म है जैसे कि हमने बात की थी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों, म्यूचुअली चले, मीन्स साइमल्टेनियसली हो रिएक्शंस दोनों, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो, एक साथ हो। जैसे यहाँ समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा एक बार में। ये हमारा जिंक है, कॉपर सल्फेट, तो जिंक देखिए क्या फॉर्म कर रहा है, क्योंकि जिंक ज़्यादा ताकतवर कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो क्या बनाएगा जिंक सल्फेट। तो यहाँ देखिए जिंक के साथ अब ऑक्सीजन ऐड हो गई, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब जिंक का यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
अब कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन थी, अब कॉपर सल्फेट रिड्यूस होकर क्या बन गया, कॉपर, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। देखो रिमूव होकर कहाँ, जिनके पास पहुंची थी ना, तो रिमूव हो गई। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। भैया एक बहुत पॉइंट वाली बात है, ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर रिडक्शन जरूर होगा। जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ वहाँ रिडक्शन ज़रूर होगा। मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा ही साथ साथ चलती हैं। तो सिंपली आप रिडॉक्स ही बोलिए, ऑक्सीडेशन भी रिडॉक्स है, रिडक्शन भी रिडॉक्स है। क्योंकि आप ऑक्सीडेशन करोगे तो रिडक्शन अपने आप हो जाएगा, आप रिडक्शन करोगे तो ऑक्सीडेशन अपने आप हो जाएगा। मीन्स होना आराम में रिडॉक्स रिएक्शन ही है। समझ रहे हैं, समझाने के लिए कह देते हैं कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, दोनों एक साथ ही चलती हैं। जैसे यहाँ आ जाइए, जिंक है और ये कॉपर आयन है, ये आयन के फॉर्म में है। जैसे हमने समझाया था ऑन द बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंज, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा तो रिडक्शन और लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। जैसे जिंक था यहाँ पर, अब यहाँ पर बन गया जेड आयन, जेड एन प्लस, क्लियर, जिंक आयन बन गया यहाँ पर। तो आयन मैंने भी आपको बताया था कि अगर आयन आ गया तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे चुका है, यानी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गया ये, ऑक्सीडेशन। अब कॉपर आयन था, कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ले लिए इसने, इसको इसके पास से चले गए थे ना, तो प्लस साइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से चले गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से कॉपर में। तो ये कैसी रिएक्शन बता रहा है, रिडक्शन को। क्लियर। अगला टॉपिक हमारा कोरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी पूछ लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोजन। कोरोजन का मतलब है जंग लगना। क्या है, जंग लगना, जंग लग जाना, क्या कहलाता है, कोरोजन। अब कोरोजन का मतलब जंग किससे लग सकती है, नमी से, ऑफ कोर्स नमी से लग सकती है कोरोजन। और अगर हम इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ को रख दे तो, हाँ इन्वायरमेंट में खुला रख दोगे तो वहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है, और तुरंत कोरोड कर देगी उस मटेरियल को। ठीक है, समझते हैं क्या है कोरोजन। व्हेन मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, जैसे मॉइस्चर कंटेन हो जाए उसमें, या एसिडिक सरफेस के साथ टच हो जाए, या ऑक्सीजन टच हो जाए, तो क्या होगा, ऐसा मटेरियल जिसमें मॉइस्चर ऐड हो जाए या एसिड्स ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, मीन्स ऑक्सीडेशन हो जाए उसका, तो क्या हो जाएगा, उस मटेरियल पे जंग लग जाएगी, मीन्स कोरोजन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, कोरोजन। क्लियर। अब क्या है, जैसे हम बोलते हैं रस्टिंग, तो रस्टिंग भी जंग है, कोरोजन भी जंग है। तो सर रस्टिंग और कोरोजन में क्या मतलब, क्या दो दो वर्ड क्यों दिए गए, तो भैया समझ लो एक बार में। कोरोजन का मतलब जंग है, बिल्कुल सही है, रस्टिंग का मतलब भी जंग है, लेकिन रस्टिंग स्पेशली है आयरन के लिए। जब आयरन पर कोरोजन होगा तो उसको रस्टिंग बोलेंगे। अब बाकी किसी भी केस में आप कोरोजन बोल सकते हैं, लेकिन रस्टिंग आयरन के केस में आपको क्या बोलना है, रस्टिंग। अगर उसने कहा रस्टिंग डिफाइन करो तो आपको आयरन डिफाइन करना है, आयरन पे कोरोजन बताना है आपको। एग्जाम में अगर आता है डिफाइन द टर्म और एक्सप्लेन द टर्म रस्टिंग, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि भैया आयरन पर कोरोजन कैसे होता है वो बताइए। ठीक, तो आयरन पर कोरोजन इस तरीके से होता है, ये हमारा आयरन, लोहे का कोई सरफेस रॉड सरिया कुछ भी ले लीजिए, ऑक्सीजन उससे ऐड हो रही है, कुछ वेपर मीन्स वाटर नमी है वहाँ पर, वो भी ऐड हो रही है इसमें। तो क्या होता है, तुरंत आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, आयरन ऑक्साइड। और कुछ उसमें नमी भी होगी, जो कैसे होगा, रेड ब्राउन कलर का। आप जानते हैं नमी कैसी होती है, रेड कलर की होती है, ब्राउन ब्राउन कलर की। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ये किसका एग्जाम्पल है, रस्टिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग रिएक्शन। कोरोजन नहीं बोलना इसको, क्या बोलेंगे, रस्टिंग। लेकिन है कोरोजन, लेकिन स्पेशल टाइप क्या है, रस्टिंग। कॉपर के केस में कोरोजन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई, ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्ट की, यहाँ पर कुछ मॉइस्चर मौजूद है, तो क्या बन गया, कार्बन कॉपर कार्बोनेट। क्या बना, कॉपर कार्बोनेट। जिस पर कॉपर पे जो जंग लगती है उसका कलर क्या होता है, बिल्कुल सही, हल्का हल्का ब्लू और ग्रीन कलर होता है। आप ठीक से देखिएगा, कॉपर पे जब रस्टिंग हो जाती है मीन्स कोरोजन हो जाता है, तो उसका जो कलर है हम कैसे पहचानते, देख के पहचानते हैं कि हाँ इस पर कोरोजन हो गया है, जंग आ गई है। किस कलर की होगी वो, ब्लू और ग्रीन कलर की। कहीं कहीं पे ब्लू कलर के धब्बे पड़े होंगे और कहीं कहीं पर ग्रीन। क्लियर। सिल्वर पे किस तरीके की होती है, तो सिल्वर या जो हमारा एयू है मीन्स गोल्ड, उस पर ब्लैक कलर की होती है। कैसी होती है, ब्लैक कलर की। और सल्फर तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो तुरंत क्या बनाएगा, ब्लैक कलर। ठीक, कोरोजन किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का।
ओके, आगे बात करते हैं इसकी। अब कोरोजन हम क्या चाहेंगे कि कोरोजन हमारा जो भी मेटल सरफेस है या कोई मेटल मटेरियल है उस पर कोरोजन व जंग आए? हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उस पर आए। तो सिंपल सी बात है, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। मीन्स कोरोजन अनडिज़ायरेबल प्रोसेस है। कोरोजन कैसी प्रोसेस है? अनडिज़ायरेबल प्रोसेस है। हम नहीं चाहते कि वो हो, लेकिन हो जाती है। ठीक। कोरोजन इज अनडिज़ायरेबल प्रोसेस विच रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस। भैया कोरोजन हो जाएगा तो स्ट्रेंथ मटेरियल की घट जाएगी। समझ रहे हैं आप? अगर हमारा कोई भी मेटल कोरोड हो चुका है तो उस मेटल की स्ट्रेंथ पहले से कम हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो, तो हमें कोरोजन को रोकना होगा। मीन्स इसका प्रिवेंशन करना होगा। तो प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपसे पूछ लेता है डिफाइन द टर्म कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। मोस्टली आ जाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा नहीं, रामायण नहीं लिखना है, सॉलिड सॉलिड लिख के आइए। जो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल सॉलिड है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर रहिए, आराम से सीखिए। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, की कोरोजन से कैसे बचा जाए? भैया किसी सरफेस पर कोटिंग कर सकते हैं। किसकी? पेंट की। कोटिंग का मतलब लेप करना, कोटिंग का मतलब लेप करना, लेप कर दीजिए। किसका? पेंट। हाँ, हमारे जो दुकान होते हैं उनके जो शटर्स हैं, बारिश होती है, शटर भीगेंगे तो उस पर कोरोजन आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने दरवाजे शटर्स पे पेंट कर देते हैं। आप समझ में आई? सर ने बात बताई तो समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल। ऐसे मटेरियल जो मेटल्स के बने होते हैं उन पर पेंट कर देते हैं ताकि कोरोजन ना हो। ये नहीं कि पेंट अच्छा खासा कर दिया खूबसूरत दिखने के लिए, भैया इससे फ़ायदा कि कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, या क्या कर देते हैं, ऑयलिंग कर दीजिए। ऑयलिंग भी वाटर को अपने कंटेंट में नहीं आने देता है। या ग्रीसिंग कर दीजिए या वार्निश कर दीजिए, एक ही बात है। ग्रीसिंग या वार्निश एक ही बात है। या हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मटेरियल है, सपोज हमारे पास ये एक मटेरियल है, इस पर कोरोजन बहुत ज़्यादा आता है, इस पर कोरोजन बहुत जल्दी लग जाता है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ऐसे मटेरियल की लेयर चढ़ा देंगे जिस पर कोरोजन बिल्कुल नहीं आता है, कोरोड बिल्कुल नहीं होता है, ये बहुत कम होता है उसका कोरोजन। तो हमने इसके ऊपर ये इसको रख दिया। अब कितना भी ऑक्सीजन यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आएगा, नमी कॉन्टैक्ट में आएगी, तो ये सरफेस ऐसा है जो उसको रिमूव करता रहेगा, मीन्स कोरोजन नहीं होने देगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मीन्स बाय कोटिंग और डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अदर मेटल विच डज नॉट कोरोड, जो कोरोड नहीं होता है, जो कोरोड नहीं होता। समझ रहे हैं ना आप? समझदार हो आप लोग, समझ गए होंगे। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, सर आपने प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो बताया था वो समझ में नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन करूँगा। अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भी किसकी वजह से? रेंसिडिटी भी एक फेनोमेना किसकी? ऑक्सीडेशन की। जैसे कि कोरोजन एक फेनोमेना ऑक्सीडेशन की, सेम रेंसिडिटी भी एक फेनोमेना है किसकी? ऑक्सीडेशन की। ये दोनों फेनोमेना हैं, कोई खास प्रोसेस नहीं है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो जाती हैं घटनाएं हैं ये। ठीक है, समझते हैं घटनाओं को। दूसरी घटना ये हमारी रेंसिडिटी हो गई, तो कैसे पहचानेंगे कि रेंसिडिटी हो गई? कहाँ होती है? तो रेंसिडिटी का मतलब होता है सड़ना, भुसना। क्या कहते हो? भुसना, सड़ना। तो जब हमारा खाना सड़ जाता है, भुस जाता है, तो उसका टेस्ट अलग होता है, उसका स्मेल भी बदल जाता है। ठीक, तो हम समझते हैं कि हाँ ये खाना भुस चुका है। जैसे आप सभी घर पे खाना खाते हैं, अगर शाम को आपने खाना रखा और सुबह तक वो ख़राब हो गया, तो आप उसको सूंघ कर देखते हो तो तुरंत पता चल जाता है। आप कहते हो घर वालों से कि खाना तो ख़राब हो गया है, मीन्स रेंसिडाइज्ड हो गया है, मीन्स भुस गया है ये। आपको उसका टेस्ट कैसा लगता होगा? सो टेस्ट मीन्स खट्टा खट्टा, क्योंकि इसमें एसिडिक रीजन जनरेट हो जाता है। अब वो एसिडिक रीजन किसकी वजह से होता है बताएंगे हम। उसकी स्मेल भी अलग होती है। पहले स्मेल आ रही थी बाओ, और अब स्मेल कैसी है? जाओ। मीन्स पहले स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी, अब स्मेल बहुत बुरी लग रही है। तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि अब खुशबू अच्छी नहीं आ रही खाने से। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। मीन्स रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस, phenomena या process. Rancidity is a phenomena in which the taste or odor of the food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for long time. क्योंकि हमारा जो खाना होता है, जो
हमारी मटेरियल्स होते हैं, फूड वाली मटेरियल्स, उनमें भैया फैट और ऑयल तो ज़रूर होता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन हम उस चीज़ को खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन कांटेक्ट में ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर उनके आते रहेगी तो फैट और ऑयल क्या हो जाते हैं, स्पॉइल कर देते हैं ऑक्सीडाइज होकर पूरे के पूरे फूड को। अब स्पॉइलिंग का मतलब क्या, वहाँ पर बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं। असल में क्या जनरेट हो जाते हैं, बैक्टीरिया। बायोलॉजिकल थिंग्स अगर बात करें तो केमिस्ट्री भी उसी में आ जाती है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, पर मिनट वहाँ पर बैक्टीरियाज रिप्रोड्यूस होते रहते हैं वहाँ पर सेल्फ रिप्रोडक्शन से, और कई सारे बैक्टीरियाज वहाँ पर उसी फूड को खाते हैं और वहाँ से वेस्टेज मटेरियल निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स, जिसकी वजह से उसमें क्या आता है, लिक्विड सब्सटेंस जनरेट हो जाता है। और उसको जब टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है वो, खट्टे की, खट्टा खट्टा मीन्स सोर टेस्ट होता है, जैसे कि कर्ड का होता है, मीन्स मट्ठे का जैसा टेस्ट होता है। क्लियर। अगर आपने रेसिडेंस फूड को टेस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, सर हमने एक बार किया था, धोखे में सही, जानबूझ के कोई नहीं करता है। भूख लगी होगी कभी कभी मॉर्निंग में, तो सोच लिया मम्मी बनाएंगी तो थोड़ा इसको टेस्ट कर लिया जाए, भूख में टाली जाए, और नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा नो। ओके। अगर आप अपने खाने को लंबे टाइम तक खुला छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, तो 21% बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम तक रखोगे तो ऑक्सीजन बार बार ऐड होती रहेगी और हमारे फैट और ऑयल्स के साथ रिएक्शन करके पूरे फूड को रेंसिडाइज्ड कर देगी। इट कॉज्ड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। समझ चुके होंगे आप भैया, यही तो होंगे ऑक्सीडाइज्ड। अब क्या आप चाहते हैं कि आपने इतना महंगा खाना बना के रखा, शाम को रात में आपने खाया, आपका खाना बच गया, आप सोच रहे हैं कि सुबह खा लेंगे इसको, यूज़ कर लेंगे इसको, ठीक है, तो अब आप नहीं चाहते कि आपका इतना महंगा खाना ख़राब हो जाए, 2-4 घंटे रख कर भी ख़राब हो जाए, तो आप चाहेंगे कि इससे बचा जाए, मीन्स प्रिवेंशन करना ज़रूरी है इसका। तो कैसे हम बच सकते हैं, जैसे हमने बातें सुनी होंगी, हमारी मम्मी जब खाना हम लोग खा लेते हैं तो हमारी मम्मी या तो खाने को ढक के रखती हैं, या मान लीजिए वो हमारी जो सिस्टर हैं जो भी घर में हैं लेडीज़, उनसे कह देती है कि प्लीज़ खाने को एक बार अच्छे से ढक दीजिएगा। तो ढकने का मतलब मम्मी इसलिए कहती हैं कि अगर खाना सही से ढक के नहीं रखा तो एयर कांटेक्ट में आ जाएगी खाने के साथ, और उस फूड में जो फैट और ऑयल्स मौजूद है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके सारे के सारे फूड को रेंसिडाइज्ड कर देगी। तो इसलिए भैया फूड मटेरियल को ढक कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ढक के रख रहे हैं तो फूड जल्दी रेंसिडाइज्ड नहीं होगा। ठीक, कैसे बचें, ढक के रखना है सबसे पहली बात, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, मैंने भी बात की थी यहाँ पर, इसीलिए कि भैया इन्वायरमेंट में 100% क्या है, एयर है, जिसमें से अकेली 78% रहती है नाइट्रोजन, क्या रहती है, नाइट्रोजन, और 21% ऑक्सीजन होती है। बाकी सब गैसेस बात करते रहेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ बात कर लीजिए, 78% क्या है, नाइट्रोजन, और 21% क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही खराब गैस है, मतलब लड़ाका गैस है, बार बार लड़ती रहती है, इधर उधर कहीं इससे लड़ती है कहीं इससे लड़ती है। नाइट्रोजन बहुत सीधी गैस है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। मीन्स हम इनर्ट नहीं बोल रहे हैं, इनर्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। 78% ये पूरे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन जल्दी किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करती है। तो क्या है, जैसे आपने देखा होगा आपके चिप्स, कैसे लिखा जाता है चिप्स, हिंदी कमज़ोर है बहुत, चिप्स या आपके कुरकुरे, ठीक है, या और भी फूड सब्सटेंस जो पैकिंग में आते हैं, तो आप देखते हो उनकी जो पॉलीथीन सब फूली फूली सी होती हैं, तो बच्चे उसको हिला हिला के देखते हैं, कहते हैं इसमें गैस भरी है। कौन सी गैस की बात करते हैं वो, यस यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, किस गैस की बात करते हैं, वो बात करते हैं नाइट्रोजन की। किसकी, नाइट्रोजन। उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल होती है। अब सर नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं और किसी गैस क्यों फिल नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ही ऐसी गैस है जो एनवायरमेंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, और दूसरी सबसे अहम इसकी खास बात है कि इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह, इनर्ट गैस की तरह, ठीक है। जैसे हमने बात की थी इनर्ट गैसेस की, क्या है, इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं, जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, ठीक, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, इनर्ट गैस, ये उन्हीं की तरह बिहेव करती है, रिएक्शन नहीं करती है।
तो अब इनके कांटेक्ट में अगर ऑक्सीजन आएगी भी तो नाइट्रोजन जल्दी उससे कांटेक्ट नहीं करेगी, मीन्स रिएक्शन नहीं करेगी। इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है, नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट। अगर बात आए प्रिवेंशन ऑफ फूड या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो आप क्या कहेंगे, नाइट्रोजन गैस। कौन प्रिवेंशन कराता है, प्रिजर्वेशन कौन कराता है, नाइट्रोजन गैस। क्लियर। ऑप्शन में पूछ लेता है 1 नंबर में, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय नाइट्रोजन गैस, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन टू द फूड मटेरियल, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब आप फूड को स्टोर कर दीजिए कैसे कंटेनर में, जिसको बहुत स्ट्रांगली टाइट करके बंद किया जा सके। अब आप स्ट्रांगली बंद कर देंगे तो उससे पार होकर ऑक्सीजन तो जा नहीं पाएगी। जब ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में नहीं होगी तो फूड भी हमारा जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक। यूजिंग फ्लैश बैग विथ नाइट्रोजन गैस। फ्लैश बैग तो आप समझते हैं, अभी बताया था आपको, थैली। ठीक, बैग्स में भर देते हैं ऑक्सीजन को और उसमें मटेरियल, अपना फूड मटेरियल डाल देते हैं। ठीक है, तो भैया मोस्टली यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया मोस्टली। आई होप आपका इसमें एक टॉपिक बचा है अभी, और वो टॉपिक क्या आपका, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको शुरू में इसके फर्स्ट पार्ट में आपको बता रखा है कि बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, फिर से स्वागत करता हूँ आपका यूनिवर्स क्लासेस पर। तो हमारा टॉपिक था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, मींस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हालांकि हम इसको एक बार समझ चुके हैं, फिर समझ लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो भैया पहले एग्जाम्पल देते हैं, बाद में समझे, पहले समझ ले फिर एग्जाम्पल, नहीं पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर समझते हैं। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रही है और क्या फॉर्म कर रही है, H2O। क्या फॉर्म कर रही है, H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, टोटल कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, टोटल कितने हुए, 3। जब रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस कैसे करेंगे इसको, आप यहाँ पर 2 अप्लाई कर दीजिए तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 4। कितने हो गए, 4, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर, 2 + 2 कितना होगा, 6। अब यहाँ पर जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ भी 4 कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 2, तो टोटल कितना हो गया, 6। मीन्स रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बराबर है तो हम कहेंगे ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। आई थिंक आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ गए होंगे। क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट, इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं इसको हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा सीखा है और ढेर सारा सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी सिंपल, ऐसी रिएक्शंस दोज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। और ऐसी इक्वेशन जिनमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है, ठीक है, तो क्या है, और बैलेंस है तो क्या, मीन्स इनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। तो भैया अनबैलेंस की बात करते हैं, यहीं से बात कर लीजिए, H2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, H2O, तो ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस और बैलेंस में फ़र्क समझ लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 1, मीन्स 1 × 2। क्लियर। और यहाँ पर कितना हो गया ऑक्सीजन का, 16 × 2, तो कितना हो गया 2 +
16 टू जा, ये सबका हाइड्रोजन का कितना होता है 2, 2 टू जा 4, और यहाँ 16 टू जा 32। क्लियर। और यहाँ पे आ जाइए, हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। ऑक्सीजन का कितना हो गया यहाँ पर 16। तो यहाँ पर कितने हैं 2 हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कराइए, ऑक्सीजन का हो गया 16। तो यहाँ टोटल कितना बना 18 ग्राम। और यहाँ पर कितना है देखो 34 ग्राम। यहाँ कितना बना 34 ग्राम, यहाँ बना 18 ग्राम। तो यहाँ से समझ लीजिए जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का वो अलग है, और जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो अलग है। रिएक्टेंट का 34 ग्राम और प्रोडक्ट का कितना है 18 ग्राम। अब आ जाइए बैलेंस पर, बैलेंस में समझ लेते हैं। 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और यहाँ पर फिर ये 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना तो 16, और कितने यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 2 टू जा 4 प्लस 16 टू जा 32, कितना हो गया 36। यहाँ आ जाइए 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो गया 2 बन जाए 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, तो कितना हो 18 टू जा 36। मीन्स यहाँ देखिए रिएक्टेंट का जो एटॉमिक मास टोटल मास वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस डज नॉट फॉलो द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, बट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉलो ऑलवेज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। क्लियर। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को फॉलो नहीं करती हैं, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। क्लियर। तो उसको बैलेंस करना सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास टर्म है हाइड्रोजन और फ्लोराइड, नॉन अनबैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ बना हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसको बैलेंस आप कैसे करेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है 2 फ्लोराइड है, एक हाइड्रोजन एक फ्लोराइड। यस ऑफ कोर्स, अगर हम यहाँ पर ये था, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगी। देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया 2 फ्लोराइड हो गए, और इधर भी यहाँ टोटल कितने 4 एटम, यहाँ भी कितने हो गए 2 जा 4 एटम, ठीक। नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गई बैलेंस। अगला एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे कॉपर का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो क्या बनाएगा ये CuO, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो CuO बनाएगा। अब ये अनबैलेंस है। अब बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए। जैसे ही आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर यहाँ 2 ऑक्सीजन तो 2 थे वो हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन कॉपर अनबैलेंस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 कॉपर यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 कॉपर यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी 4 इधर 4 इधर। ऐसे हम समझ सकते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करती हैं, अमोनिया, मीन्स NH3। बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन है ये। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3। ऑड नंबर में सबसे पहले ऑड नंबर को इवन कर लीजिए, और 3 ऑड नंबर है तो इसका इवन हमेशा 6 बनेगा, क्योंकि 3 बन जा 3 ऑड नंबर ही रहेगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 6 बनेगा, मीन्स कितने मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर 2 से, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन थे बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 2 हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो गए 6। 2 और 6 8, 2 और 6 8। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दैट्स वाई दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आगे बात करते हैं हम लोग। हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोराइड का किसके साथ, एल्यूमिना के साथ, मीन्स Al2O3 के साथ। तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर AlCl3, क्योंकि आप बैलेंस का अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को हटा देगा, क्या बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब प्लस क्या बनाएगा वाटर, ठीक। अब इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करोगे आप इसको, तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम है 2 और यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ एल्यूमिनियम है 2 और यहाँ पर कितना है 1। तो आप इसको बैलेंस कैसे कीजिएगा, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 तो आपको यहाँ भी तो 2 करने पड़ेंगे, मीन 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। जैसे ही आप एल्यूमिनियम बैलेंस करेंगे तुरंत आप देखो क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया 3 2 जा 6, और यहाँ क्लोरीन कितना है 1, तो क्लोरीन भी 6 करने के लिए आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 क्लोरीन होगा। जैसे आप क्लोरीन बैलेंस करोगे तुरंत आप देखो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 6 और यहाँ कितना है 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ कितने मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो हाइड्रोजन कितना होगा 3 2 जा 6। अब ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पे कितना है 3, यानी पूरी इक्वेशन बैलेंस
हो गई। क्लियर स्टूडेंट? अगला करते हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अब कराते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? ऑफ कोर्स यहाँ बनेगा MgCl2 प्लस वाटर H2O। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये, इसको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने का मतलब यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन कितना 1, तो बैलेंस कराने के लिए आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। अब क्लोरीन यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब देखिए अनबैलेंस और क्या बचा, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितना है 2, क्योंकि 2 ये है, देखो 2 यहाँ ऑक्सीजन भी है, 2 हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पर 2 हो गए, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। तो यहाँ 4 करने के लिए आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दी, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 हैं, यहाँ भी कितने हो गए ऑक्सीजन 2, देख रहे हैं आप? ठीक, अब देखिए पूरी केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस सही है। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको हमने कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करके यहाँ दिखाया हुआ है। आप इनको अपने नोट्स पर वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हैं। A reaction do not contain equal number of atoms on reactants and products side। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, तो उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपसे डिफरेंस करके पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अनबैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये पूरा डाटा करके आना है। ठीक है, ये इतने एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, एक एक एग्जाम्पल दे देना काफ़ी है। अगर आपसे ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप इसे बता सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पूछेगा तो आप वो भी बता सकते हैं। कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। अनबैलेंस इक्वेशंस कभी भी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते। ये बात मैं कर चुका हूँ आपकी मास बताकर, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को फॉलो करते हैं। क्लियर? यहाँ पर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल हम बता चुके हैं। ठीक है, ये बता चुके फेरस, यस, फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे हो रहा है? कार्बन से। तो इसने क्या बनाया? आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाई? आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसके बैलेंस फॉर्म हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आप सभी को 1 बाय 1 अपनी कॉपी पर प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स आपको अनबैलेंस इक्वेशन के दिए हैं। यहाँ पर इन्हीं सारी इक्वेशंस को हमने बैलेंस करके दिखाया हुआ है, और ये सारे रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं दुआ करता हूँ कि बैलेंस करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन 2 या 3 ये जो भी है वो आ जाए। क्लियर? आप पूरे सिस्टम को अपने नोट्स पर अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, like our YouTube channel, share and subscribe Universe classes, and please also click the bell icon strictly. If you click the bell icon, then notification of next videos will be come soon on your mobiles in your notification section. ओके, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। कोई आपकी क्वेश्चन बन रहा है तो आप उस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।